Bismillahirrahmanirrahim. Uh, I am Sajid Ali Khan. I am lecturer biology and I have done my BS and MPhil degrees from Quaid-e-Azam University, Islamabad. I am one of the team members with the Scholar Studios, and our today's topic is study designs for medical students or for medical research specifically. And in today's lecture, we will be discussing about ये यहाँ पर क्यों शो हो रहा है। जी, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को, कोहोर्ट स्टडीज को, केस कंट्रोल स्टडीज को, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज को. There are very many other study designs as well, but these are the most important ones for the medical students especially, कि उन्हें इसके बारे में नो हाउ हो और इनके बीच सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का पता हो. सो इन आवर टुडेज लेक्चर जो हमारी डिस्कशन होगी स्पेसिफिकली, जो हर एक स्टडी का लेआउट हम डिस्कस करेंगे, वो कुछ यूं होगा कि हम पहले स्टडी को डिफाइन करेंगे, फिर उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और ये स्टडी किस तरह से काम करती है. उसके बाद एक बहुत सादा सी मिसाल के ज़रिए हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. After that, we will talk about a real world case as well about that study, and then we will discuss the key features of that study, the pros and cons of the study, and when specifically to choose the study. So this will be our layout for each study that is listed here in the outline. So without any further delay, let's proceed to the randomized control trials. So what are randomized control trials? These are the scientific experiments where we randomly split people into groups to test a treatment. It's just like flipping a coin to decide that who gets the real pill versus a sugar pill. अब इससे क्या मुराद है रियल पिल और शुगर पिल से? वो ये है कि जो हमारे पास ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, तो इनके नाम में ही इनका मकसद छुपा है. दे आर रैंडम, होते कंट्रोल हैं. सो रैंडम है और कंट्रोल्ड है. यानी रैंडम किस लिहाज से हैं कि यहाँ पे बायस चीज़ नहीं है, यहाँ पे ब्लाइंडिंग की जाती है और डॉक्टर्स और पेशेंट्स को पता नहीं होता कि उन्हें जो मेडिसिन दी जा रही है, जो पिल दी जा रही है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो वाकई ट्रीटमेंट है, असली दवाई है, या वैसे ही हमने जो है कोई शुगर या कोई भी ऐसा एक प्लेसिबो जिसे आप कहते हैं वो है. ठीक है जी. इस स्टडी में ब्लाइंडिंग से मुराद ये है कि हमारे पास ना पेशेंट को पता है ना डॉक्टर को पता है कि किसको क्या चीज़ मिल रही है. तो यहाँ रियल पिल और शुगर पिल से ये मुराद है. अगेन, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स मींस दे आर रैंडम एंड दे आर कंट्रोल्ड. ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होते हैं, अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ये परफॉर्म किए जाते हैं. इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने प्रूफ करना है कि कोई भी ट्रीटमेंट है वो उससे हमें कोई आउटकम मिलता भी है या नहीं. सो इफ वी वांट टू प्रूव that a specific treatment leads to some kind of results, do give us some specific kind of outcomes, so only then we use the RCT studies. तो मिसाल के तौर पर एक मैंने कोशिश की है यहाँ पे चीज़ों को सिंपल से सिंपल अल्फाज में रखा जाए
ताकि आप इसको अगर मेरे बगैर भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको पढ़कर और आसानी से समझ सकें। सो डज दिस न्यू ड्रग कॉज फीवर हार्ट अटैक्स? तो कोई दवाई है, नई दवाई आपने बनाई है और आप देखना चाहते हैं कि हार्ट अटैक्स में कोई कमी लाता है, इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों में हार्ट अटैक के जो रेशो है उसमें कमी आती है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वो दवाई खिला देंगे लोगों को, एंड यू विल कम टू नो कि आया ये जो है अपना एक्ट कर रही है या नहीं। हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरीके से करती है? आरसीटी स्टडीज जो होती हैं इनमें हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स। नाउ अगेन you have to keep that in mind that recruitment of these participants is completely random। किसी किस्म का भी बायस यहाँ पे नहीं होता, कुछ भी बायस्ड नहीं होता। रिक्रूटमेंट में हम ये नहीं देखते कि बंदा हम सिलेक्ट कर रहे हैं आया वो सेहतमंद है, वो बीमार है। जिस तरह हम नॉर्मली बायस आ जाता है आम स्टडीज़ में कि हम कंट्रोल जो है वो सेहतमंद रख लेते हैं, और बीमार जो है वो बहुत ही खस्ता हाल में होते हैं हमारे, वो तबाह बर्बाद होते हैं बेचारे पहले ही। तो स्टडीज के स्टार्ट से ही उसमें जो है वो बायसनेस आ जाती है, और जिससे कि रिजल्ट्स पर भी असर होता है। लेकिन आरसीटी स्टडीज में ऐसा नहीं होता। जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो रैंडम होती है। सिंपली कोई भी जो है जो उस स्टडी के क्राइटेरिया को मीट करता है, फुलफिल करता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली रैंडम। ठीक है, यही इसके नाम में जो इसका मकसद है वो छुपा हुआ है। तो लाइक पुलिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट, जिस तरह आप लॉटरी में नाम निकालते हैं किसी डब्बे से, किसी हैट से, टोपी से, और किसी का भी नाम आ सकता है, द सेम वे जो आपने सिलेक्शन की है लोगों की, उनमें आप कंप्लीटली रैंडम जो है एक एक नाम पुकारते जाते हैं। एक बंदा जो है वो इंटरवेंशन ग्रुप, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी कह सकते हैं, उसमें जाता है, और एक एक बंदा कंट्रोल ग्रुप की तरफ जाता है। सही है। तो जो आप असाइन करते हैं ग्रुप्स के अंदर अपने टोटल पार्टिसिपेंट्स को, दैट इज कंप्लीटली रैंडम, जस्ट लाइक पुलिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट। तो इंटरवेंशन ग्रुप क्या है? वो लोग जिनको ट्रीटमेंट मिलेगी। और कंट्रोल ग्रुप क्या है? जिनको स्टैंडर्ड केयर मिलेगा, या जिसे हम प्लेसिबो भी कहते हैं, वो मिलेगा। लेकिन आप चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट बी अवेयर कि प्लेसिबो से प्लेसिबो इफेक्ट होता है। एंड प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? कि जो पेशेंट है वो कुछ कुछ अपनी जो है वो तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहा होता है। तो यहाँ पे उस इफेक्ट को भी रेंडमाइज किया जाता है, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि वो जो है न्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं या वो प्लेसिबो ले रहे हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है ब्लाइंडिंग। जो आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हमारी, उसमें दिस इज कॉल्ड ब्लाइंडिंग। सो इन ब्लाइंडिंग व्हाट वी एक्चुअली डू इज दैट वी एनोनिमाइज द ट्रीटमेंट। ओके। सो यहाँ पे डबल ब्लाइंडिंग की जाती है। जो रेंडमाइज कंट्रोल स्टडीज हैं वहाँ पे डबल ब्लाइंडिंग की जाती है। इसका मतलब क्या है कि ना पेशेंट को पता है कि उसे क्या मिल रहा है, और ना डॉक्टर को पता है कि उसे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डबल ब्लाइंडिंग। एंड after that we follow up, track both these groups over time, and we look for the improvements, for the cure, और for the betterment of the disease। तो वो ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रही है या नहीं। तो चूंकि हम ट्रीटमेंट अभी दे रहे हैं और ट्रैक हमने फ्यूचर में करना है, तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडीज कहलाती हैं। यानी दे आर फ्यूचर ओरिएंटेड। इनके रिजल्ट्स हमें फ्यूचर में जाके पता चलते हैं। और फिर आखिर में हमने क्या करना होता है? सिंपली वी कंपेयर द रिजल्ट्स कि जो इंटरवेंशन ग्रुप है हमारे पास, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया या नहीं किया। इफ़ दे परफॉर्म बेटर एज कम्पेयर टू द कंट्रोल ग्रुप, तो होगा क्या? यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि जी
जो हमारी इंटरवेंशन थी, जो हमारी ट्रीटमेंट थी, दैट वाज वर्थ इट, दैट वाज यूजफुल। ठीक है, वो काम की थी, वर्थ इट थी। और अगर कंट्रोल भी आपको इम्प्रूव मिली और इंटरवेंशन भी, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग एल्स दैट इज टेकिंग पार्ट इन द बेटरमेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। जो आपकी ट्रीटमेंट है उसका कोई खास किरदार यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल ग्रुप को तो आप ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे। तो दैट्स वाई। बहरहाल, एक बहुत सादा सी मिसाल लेते हैं। एक बर्थ कंट्रोल पिल है नई, जिसे कि आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप टेस्ट किस तरह करेंगे? आपने देखना है कि जी आपका गोल है कि ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो कम होता है या नहीं। तो आपने रेंडमली 1,000 जो फीमेल हैं, सॉरी 10,000 विमेन हैं, फीमेल हैं, 30 to 50 years ऑफ एज है, आपने वो सिलेक्ट किए। आपने रेंडमली 5,000 एक ग्रुप में डाल दी जिनको आपने ये पिल खिलानी है, और 5,000 दूसरे ग्रुप में डाल दी जिन्हें आपने प्लेसिबो पिल देनी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जो पिल दी जा रही है वो प्लेसिबो है। ठीक है, आपने ब्लाइंडिंग कर दी। मिसाल के तौर पर सारी के सारी जो दवाइयां हैं, जो पिल्स हैं, वो ब्लू कैप्सूल्स हैं। तो अब ब्लू कैप्सूल होने की वजह से 10,000 की 10,000 कैप्सूल ब्लू हैं। किसको क्या पता कि उसको जो पिल मिल रही है वो इंटरवेंशन वाली है या वो सिंपल प्लेसिबो पिल है। तो नो बडी नोज अबाउट दैट एक्सेप्ट उस बंदे के जो उन्हें वो असाइन कर रहा है। फॉलो अप में क्या है? 10 साल तक आप इन ग्रुप्स को फॉलो अप करेंगे, और फिर 10 साल बाद आपको आपके एक्चुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। और लेट्स से आपको रिजल्ट मिलता है कि जो ट्रीटमेंट वाला ग्रुप था उसमें 15 विमेन को ओवेरियन कैंसर हुआ, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें 60 को हुआ। तो results are pretty much straightforward, and you can easily say or easily state that the intervention group has improved health. There is a very less risk of getting the ovarian cancer. तो इसका मतलब कि जो आपकी जो न्यू पिल है, जो बर्थ कंट्रोल पिल है, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट द ओवेरियन कैंसर। ये उसमें कमी का सबब बनती है। क्योंकि देखें, आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी कि 15 और 60 जो है, ये कोई चांस तो नहीं हो सकता। 15-16 चांस हो सकता है, 14-15 चांस इवेंट हो सकता है, लेकिन 15 वर्सेस 60 इंडिविजुअल्स, दैट इज़ नॉट बाय चांस वट्सोएवर। तो की फीचर्स रेंडमाइजेशन है। यहाँ पे आप कंप्लीटली रेंडमली अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं, अपने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप का एक्चुअल फंक्शन क्या है? यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि इट प्रोवाइड्स यू अ बेसलाइन। और वो बेसलाइन क्या करती है कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी होती है कि जी आपका ट्रीटमेंट वाला ग्रुप वो जो है इतना इम्प्रूव किया है इन कंपैरिजन टू दिस। अब्दुलरहमान, आप का पॉइंटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ब्लाइंडिंग है। और ब्लाइंडिंग में क्या हो रहा है? हमने कहा कि एनोनिमाइज कर देते हैं आप, और जिससे डॉक्टर पेशेंट दोनों को ही नहीं पता चलता कि किसको क्या जो है वो नसीब हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्लेसिबो इफेक्ट और बायस है वो ख़त्म हो जाता है। Again, I have already mentioned this property that the RCT studies are prospective studies, which means they track outcomes forward in time. So the results will be provided or will be known in the future. ठीक है, तो एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं रादर दिन के आप जो है वो पास्ट में डिग आउट करें और फाइंड करें, वजूहात को मालूम करें। हम एक जो है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की रियल वर्ल्ड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल जो है पोलियो वैक्सीन को अगर आप देखें, तो पोलियो वैक्सीन का जो ट्रायल है, मैं यहाँ पे अलग आपको बता देता हूँ। आई हैवंट मेंशन देम इन दी स्लाइड्स। तो 1954 में जो पोलियो वैक्सीन है उसका ट्रायल कंडक्ट किया गया, जिसमें 1.8 जो मिलियन
लोग हैं, बच्चे खास तौर पे, उनको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू ग्रुप्स में, एक अगेन इंटरवेंशन ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप में। और बाकी कहानी बहुत सिंपल थी। इंटरवेंशन ग्रुप को ऑब्वियसली क्या देना है, उन्होंने पोलियो वैक्सीन देनी है, जिसको साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है, लेकिन हम पोलियो वैक्सीन पीवी लिख देते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप था तो उनको भी उसी तरह से ड्रॉप्स की शक्ल में सिंपल साल्ट वाटर दिया जाता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें साल्ट वाटर दिया जा रहा है। तो रिजल्ट क्या थे? काफ़ी अरसे बाद जब वो बच्चे बड़े हुए और उनको देखा गया, तो जो वैक्सीनेटेड ग्रुप था, जो इंटरवेंशन ग्रुप था, उनमें 80% कम केसेस पाए गए थे पोलियो के। तो ये बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आइडेंटिफिकेशन थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंडिंग थी, दैट द पोलियो वैक्सीन इज एक्चुअली वर्किंग। ठीक है जी। तो ये इस तरह के होते हैं रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? कॉज एंड इफेक्ट को ये बहुत अच्छे से जो है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। बायस को इसमें बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दिया जाता है, तो रिजल्ट्स आर वेरी मच ट्रस्टवर्दी। लेकिन जो मसाइल हैं, दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लो। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू ट्रैक योर पार्टिसिपेंट्स फॉर अप टू 10 और मोर ईयर्स। देयर आर इथिकल इश्यूज। आप कोई हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। एंड अदर देन दीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि जो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं बेटा, दे आर अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि दे आर इन लैब कंडीशंस। तो लैब कंडीशंस एंड रियल वर्ल्ड कैरी अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन देम। रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो कॉन्फाउंडर्स भी बीच में आ जाते हैं, जो कि अपना किरदार अदा करते हैं, जबकि लैब कंडीशंस में हम उनको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये इसके क्या हैं, नुकसानात भी हैं। आपको आरसीटी कब सिलेक्ट करनी चाहिए? बहुत बेटा सादा उर्दू में आप समझना चाहते हैं, तो अगर आप जिस चीज को टेस्ट करना चाह रहे हैं वो इथिकल है, आप पार्टिसिपेंट्स को उससे एक्सपोज करवा सकते हैं और फायदे वाली चीज है, तो यू कैन श्योरली गो फॉर द रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स। ओके, रेंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज। अगर वो कोई हार्मफुल चीज़ है तो आप नहीं जा सकते, आपको उसमें कोहोर्ट स्टडी वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। और कोहोर्ट स्टडी क्या होती है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट। ओके, so here we have the second type of study, which is what, the cohort study। कोहोर्ट स्टडी क्या है? सिंपल, आप दो ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं और आप उनको ट्रैक क्यों कर रहे हैं? वो दो ग्रुप ऐसे हैं जिसमें एक के अंदर आपका रिस्क रिस्क फैक्टर है और दूसरे के अंदर आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। हम इन्हें खुद क्यों नहीं दे रहे हैं, ये रिस्क फैक्टर से हम क्यों इनको एक्सपोज नहीं करा रहे हैं? वाई? बिकॉज दीज आर हार्मफुल। तो हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं, हाँ, दो ग्रुप बनाकर किसी एक को हार्मफुल चीजों से एक्सपोज कराएं और एक को फायदेमंद चीजों से। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड आल्सो दैट इज एथिकली रॉन्ग। तो फिर हम करेंगे क्या? हम माशरे में उन लोगों को ढूंढेंगे जो कि बाय देयर फ्री विल अपनी रोजमर्रा रूटीन में उस रिस्क फैक्टर्स के साथ एक्सपोज्ड हैं, और एक ग्रुप ऐसा ढूंढेंगे, ये बनाएंगे, जिसमें वो लोग रखेंगे जो कि एक्सपोज नहीं है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। तो आप किसी को चर्च पे या अफीम पे या सिगरेट पे तो नहीं लगा सकते कि आप 20 साल तक सिगरेट पिए, हम देखना चाहते हैं कि इससे दिल के दौरे में इजाफा होता है, इससे स्ट्रोक्स में इजाफा होता है या नहीं। दैट इज नॉट possible, not at any cost. Nobody will participate in that type of study. So what you have to do, you have to find out those type of uh, people from the environment in between the population। आप उनको ढूंढेंगे, ठीक है, कि जो अपनी फ्री विल और अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों से एक्सपोज्ड हों या ना हो। बहरहाल, why do we use it? To uncover links between exposure और outcome। ठीक है जी। वहाँ पे ट्रीटमेंट और उसका इफेक्ट था, यहाँ पे एक्सपोजर है और उसका आउटकम है। when experiments are unethical और impractical, जब आप लैब में उस चीज़ को कंडक्ट ना कर सकें। जैसे कि एग्जांपल भी आपको दी गई है कि डज स्मोकिंग काज लंग कैंसर?
क्या स्मोकिंग लंग कैंसर काज करता है? अगेन, यू कैन नॉट फोर्स somebody to start smoking. ठीक है? So these are not possible by the help of randomized controlled trials. So what will you do? You will go towards the cohort study. You will find people who smoke. You will make a separate group of them that are exposed to the risk factor, and you will have another control group in which there will be people who do not smoke at all. तो आप क्या होगा 10-20 साल बाद उनके अंदर फिर देखेंगे कि कितनों को लंग कैंसर हुआ, फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज्ड एंड फ्रॉम दोज हु आर अनएक्सपोज्ड। और फिर इसका रिलेटिव रिस्क निकालेंगे, आर आर जिसे कहा जाता है, और वो आपको हेल्प करेगा परसेंटेज में कि जी कितना टाइम्स रिस्क है एक्सपोज लोगों के अंदर और कितना कम है चांस अनएक्सपोज के अंदर। बहरहाल, हाउ इट वर्क्स, आपने सबसे पहले आपके अपने माशरे एनवायरनमेंट सराउंडिंग में से ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर देना है, दोज हु आर एक्सपोज्ड एंड दोज हु आर नॉट एक्सपोज्ड। इन दिस केस वी हैव स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स। उसके बाद आप इनको टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे। For again, this is also prospective study. It is for the future. ठीक है? It is done in the future. लंबी स्टडी है, ईयर्स टू डेकेड्स तक चलती रहती है, और डिजीज रेट्स को मोस्टली इसमें कंपेयर किया जाता है, जिसे रिलेटिव रिस्क कहा जाता है कि द एक्सपोज ग्रुप हैज फॉर एग्जांपल 5 times मोर चांस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर एज कंपेयर टू द नॉन स्मोकर्स। तो कंपैरिजन में बात की जाती है, इसीलिए इसको रिस्क फैक्टर भी कहा जाता है कि हाउ मच लाइकली द एक्सपोज्ड ग्रुप इज टू गेट सिक। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। उसके बाद एक सिंपल सी एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि डज सोडा काज डायबिटीज। क्या सोडे से डायबिटीज होता है, जिसको हम आम अपनी टर्मिनोलॉजी में शुगर कहते हैं? तो क्या करना है आपने, ज़बरदस्ती तो नहीं आप किसी को बैठा के सोडा वाटर पिला सकते, दो दो तीन तीन बोतलें डेली की। तो आप करेंगे क्या, आपने 1,000 एडल्ट्स लिए जो कि लगभग 2+ सोडास पर डे पीते हैं, और आपने अनएक्सपोज ग्रुप के अंदर 1,000 एडल्ट्स वो लिए जो बिल्कुल सोडा पीते ही नहीं है। अब आपने 20 साल तक इन्हें ट्रैक करते रहे और आपने देखा कि सोडा पीने वाले में से कितने लोगों को डायबिटीज हुआ, शुगर हुआ, और सोडा ना पीने वाले लोगों में से कितने लोगों को शुगर हुआ। तो फॉर एग्जांपल, सोडा पीने वालों में से 150 पीपल गॉट और डेवलप्ड डायबिटीज, वाइल नॉन सोडा ग्रुप हैड ओनली 30। तो अब करेंगे क्या, आप सिंपली टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आप 150/1000 करेंगे तो आपका 0.15 का रिस्क है इसके अंदर, और नॉन एक्सपोज्ड के अंदर 30/1000 करेंगे तो 0.03% आ जाएगा। ओवरऑल अगर आपने फिर इसका फाइंड करना है तो रिलेटिव रिस्क तो एक्सपोज्ड ग्रुप डिवाइड बाय अनएक्सपोज्ड का रिस्क, तो 0.15/0.03 जब आपने किया तो आपने कहा कि जी 5 गुना ज्यादा चांस है किसका जी शुगर होने का, किन को शुगर होने का, उन लोगों को शुगर होने का जो सोडा पीते हैं। किन लोगों की निस्बत, उनकी निस्बत जो सोडा नहीं पीते हैं। ठीक है? तो इसकी भी अगर हम कोई एक रियल लाइफ की जो है ना एग्जाम्पल देख लें तो इट विल बी वेरी गुड। इसके हवाले से मेरे जहन में एक स्टडी है, फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी कहा जाता है। वो 1948 में गालिबन शुरू हुई थी ये स्टडी, और ये अब तक चल रही है, टिल प्रेजेंट ये है ये स्टडी। और इस स्टडी में जो है जो मेन इसका क्वेश्चन था, जिस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि डज सोडा काज डायबिटीज, तो उनका जो जवाब ढूंढना था जो उन्होंने, वो था कि जी व्हाट काजेज हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी किस वजह से होती है। तो उसमें उन्होंने एक्सपोज ग्रुप के अंदर उन लोगों को रखा जो सिगरेट पीते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और अनएक्सपोज ग्रुप के अंदर उन्होंने उन्हें रखा जो नॉन स्मोकर्स हैं और जिनका बीपी भी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है। 70 साल तक जो है 5,209 एडल्ट्स को 70 साल की एज तक
जो है वो स्टडी किया जाता रहा। फिर बाद में ये फाइंडिंग मिली कि जी जो स्मोकर्स हैं उनमें 2 टाइम्स हाइयर रिस्क है हार्ट अटैक्स का, और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनमें 4 टाइम्स हाइयर रिस्क है स्ट्रोक का। ठीक है। तो जो फिर इससे ग्लोबल प्रिवेंशन गाइडलाइंस वगैरह और ये सारी चीज़ें उसके बाद सामने आई बनी। तो सिंपल आप देखें कि कितना जो है पावरफुल है ये स्टडी, लेकिन अगेन अब इसके प्रोज एंड कॉन्स में भी हम पढ़ेंगे तो दे विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और जो है एक्सपेंसिव होंगी बहुत ज़्यादा। और इसमें आपके पास जो है वो ड्रॉप आउट्स का रेशो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप 70 साल तक कौन आपके साथ स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा, कोई पागल ही होगा। तो बहरहाल नेचुरल एक्सपोजर है जो हमने जिक्र किया था हमारी randomized control studies का। in those type of studies the exposure is not natural, it is artificial and in laboratory। जबकि एक कोहॉर्ट स्टडीज में लोग अपनी नेचुरल जिंदगियां जी रहे हैं और अपनी डेली रूटीन में उन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, तो द एक्सपोजर इज नेचुरल। टेम्पोरलिटी है, यानी कि जो है एक टेम्पोरल सीक्वेंस में चीज़ें हो रही हैं, टाइम रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको इनफ टाइम भी मिल जाता है उस सीक्वेंस को समझने का, आइडेंटिफाई करने का। लॉन्ग टाइम फ्रेम, अगेन टाइम टेकिंग है, और प्रोस्पेक्टिव है, यानी इन फ्यूचर जाती हैं। प्रोज एंड कॉन्स में वी हैव मल्टीपल आउटकम्स आपको एक वक्त में एक स्टडी से मिल सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये फ्लेमिंगम वाली स्टडी का बताया कि इसमें हमें स्मोकिंग के भी इफेक्ट पता चले, इसमें हमें हाई ब्लड प्रेशर के भी रिस्क पता चले, हाई कोलेस्ट्रॉल के भी रिस्क पता चले। स्टडी एक ही थी, लंबे अरसे तक हुई, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स हमें उनके आउटकम्स मिले। रियल वर्ल्ड रिस्क बताते हैं, ना कि लैब में आर्टिफिशियली कंडक्ट किए गए। अगेन इट टेक्स डिकेड्स एंड कॉस्ट्स मिलियंस, और ड्रॉप आउट होते हैं लोग क्योंकि फॉलो अप नहीं कर पाते इतना अरसा। और कन्फाउंडर्स भी होते हैं हमारे पास, जो हमने सिंपल एग्जांपल एक्सप्लेन की थी जिसमें हमने सोडा वाटर वाले लोगों का कहा कि जी उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें क्या पता कि आया वाकई सोडा वाटर की वजह से हो रहे हैं या नहीं, हो सकता है सोडा ड्रिंक कर जंक फूड भी खाते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या पता कि जंक फूड की वजह से हो रहा है डायबिटीज़ या सोडा की वजह से। तो इन्हें कन्फाउंडर्स कहा जाता है, जो कि हिडन फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट्स को डिस्टोर्ट करते हैं। और ये कन्फाउंडर्स असल में जो है सबसे ज़्यादा जो मसला है, ये रियल वर्ल्ड केसेस में हमारे पास कन्फाउंडर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमारी स्टडीज़ इतनी ऑथेंटिक नहीं हो पाती। फिर आपको कब एक कोहोर्ट स्टडी चूज करनी चाहिए? जब आपका एक्सपोजर इम्पॉसिबल या डेंजरस हो, आप उसे रैंडम असाइन ना कर सकते हो। फिर हमारे पास जो तीसरी टाइप की स्टडी है हमारी, दे आर केस कंट्रोल स्टडीज, एंड केस कंट्रोल स्टडीज आर वेरी सिंपल एंड फास्ट। ठीक है जी। अब आपने यहाँ शुरुआत कहाँ से करनी है? तो मिसाल के तौर पर आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं और आपको 20-30 केसेस आ जाते हैं, जी हमारा पेट खराब है। तो आपके पास डिजीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको 50 साल, 70 साल, 10 साल एक्सपोज करा करा के इंतजार नहीं करना कि बीमारी हो रही है या नहीं, या बीमारी ठीक हो रही है या नहीं। यू ऑलरेडी हैव द डिजीज। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव द पीपल हु हैव द डिजीज, सॉरी। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप डिग करेंगे इनटू देयर पास्ट, और वहाँ पास्ट से क्या देखेंगे कि जी व्हाट एक्सपोज देम टू द रिस्क। तो जैसे कि आप कोई मेडिकल डिटेक्टिव हो, शर्लॉक होम्स हो, जो कि इन एक्शन आ जाए और जो है वो फाइंड आउट करे कि जी ये क्यों हुआ, ये पेट खराब क्यों है, इतने सारे केसेस एक साथ क्यों आ रहे हैं। तो आपको पता चला जी उन्हें एक ही शादी के वलीमे की दावत पे गए थे और उन्हें बासी चिकन खाया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक सिंपल एग्जांपल में। लेकिन यहाँ पे जो रेयर डिजीजेज या अचानक जो आउटब्रेक्स आते हैं, यानी कि डिजीज आपके पास इन प्रेजेंट मौजूद होती है और आपने इन पास्ट जाके उसको मालूम करना होता है उसकी वजह को, जिसे रिट्रोस्पेक्टिव भी कहा जाता है, तो ये उस तरह की स्टडी कहलाती है। फॉरवर्ड में जाना इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि बीमार लोग आपके पास मौजूद हैं। हाउ इट वर्क्स, आप डिजीज स्टेटस से स्टार्ट करते हैं, केसेस आपके पास आ रहे हैं वो,
जो कि डिसीज रखते हैं, कंट्रोल्स वो जिनमें डिसीज नहीं है। अब आपने देखना कहाँ है, बैकवर्ड देखना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपोजर रेट्स को आपने क्या करना है जी, कंपेयर करना है। डिड मोर केसेस देन कंट्रोल्स ईट द सस्पेक्टेड फूड, जो अभी हमने जिक्र किया आगे एग्जांपल में। इसके अंदर हम ओड्स ऑफ एक्सपोजर या ओड्स रेशो जो है उसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपके केसेस यानी बीमार लोग हैं उनमें एक्सपोजर कितना है, और जो आपके कंट्रोल लोग हैं उनमें एक्सपोजर था या नहीं था। सिंपल सी एग्जांपल है जी, आपके पास 50 लोग आए जिनको फूड पॉइजनिंग हुई एक शादी अटेंड करने से। तो 50 केसेस तो आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे, उसी शादी में जो लोग मौजूद थे उनमें से ऐसे 50 हेल्दी लोग सिलेक्ट करेंगे कि जिनने वही शादी अटेंड की हो, लेकिन उनको जो है फूड पॉइजनिंग ना हुई हो। तो अब बाय डिफॉल्ट आपके पास आपका केसेस भी आ गए और आपका कंट्रोल ग्रुप भी आ गया। 50 वो लोग आ गए जिनको फूड पॉइजनिंग है, और 50 वो लोग आपने सिलेक्ट किए उसी सेम जगह से जिनको के फूड पॉइजनिंग नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि जी इस वलीमे में ऐसी किन चीज़ों से ये एक्सपोज्ड हुए हैं। तो वो यहाँ आपको चार्ट में से पता चलेगा, टेबल में से सॉरी, कि आपने देखा कि जो आपके बीमार लोग हैं, केसेस मीन्स आपके बीमार लोग, ठीक है, उनमें से 45 लोगों ने अंडर कुक चिकन खाया था, 5 ने चिकन नहीं खाया। कंट्रोल में से 10 लोगों ने अंडर कुक चिकन खाया और 40 लोगों ने नहीं खाया। आप सिंपली क्या करेंगे, एक्सपोज डिवाइड बाय नॉट एक्सपोज से। तो यहाँ पे 45 एक्सपोज थे और 5 अनएक्सपोज थे, तो टोटल आपके पास ऑड्स ऑफ एक्सपोजर आया 9। जबकि यहाँ पे 10 लोगों ने चिकन खाया था, वो आधा नीम पका हुआ, जबकि 40 लोगों ने वो चिकन नहीं खाया था, तो यहाँ पे आया 0.25। अब ओड्स रेशो किस तरह मालूम होगा, सिंपली आप केसेस के अंदर का एक्सपोजर और कंट्रोल के अंदर का एक्सपोजर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यू विल हैव योर आंसर, और ऑड्स रेशो आपको मिल जाएगा। 34 टाइम्स मोर लाइकली है कि जो लोग को फूड पॉइजनिंग हुई है उन्होंने वो बासी या अंडर कुक चिकन जो है वो खाया था। अगेन द की फीचर्स ऑफ द स्टडी, बैकवर्ड डिजाइन है, स्पीड बहुत फास्ट है, केसेस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने सिर्फ उनकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है जी। और हिस्ट्री लेकर आपने जो है वो जो काजेटिव एजेंट है, वो कॉजेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। इफिशिएंट है, नीड्स फ्यूअर सब्जेक्ट, हजारों लाखों लोग लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके केसेस हैं चंद एक, दे विल डू द वर्क। उसके बाद ओड्स रेशो आप इसमें मालूम करते हैं। ओड्स रेशो क्या होता है बेटा, ओड्स रेशो इज एन एस्टिमेटेड रिस्क, ठीक है, ये ट्रू रिस्क कभी भी नहीं हो सकता। जबकि कोहोर्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पे हमें रिलेटिव रिस्क मिल रहा था जो कि ट्रू होता है। यहाँ पे एस्टिमेटेड रिस्क है जो कि ट्रू नहीं होता। प्रोज एंड कॉन्स, रेयर डिजीजेस या आउटब्रेक्स वगैरह के लिए आइडियल है, फास्ट है, चीप है, तो कोई लंबे चौड़े इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत नहीं, लंबी चौड़ी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूर पेशेंस एंड देयर रिकॉर्ड्स। कॉन्स क्या है, बायस आ जाता है। बायस्ड क्या है भाई, सेहतमंद बंदे को क्या लेना देना कि उसने कल क्या खाया था, बीमार बंदे को तो अपनी हर चीज़ का पता होता है, लेकिन सेहतमंद लोग तो इस हवाले से इतना ध्यान नहीं रखते। तो हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ खाई भी हो, बट दे डू नॉट रिमेम्बर नाउ, एंड व्हेन दे डू नॉट रिमेम्बर, तो ऑब्वियसली जब आप उन्हें कहेंगे कि वर यू एक्सपोज टू दैट थिंग, तो वो कहेंगे नो आई वाजंट। तो फिर मसाइल पैदा होंगे, बाइसनेस आ जाएगी, ठीक है। कांट प्रूव कॉजेशन, आप कॉजेशन को प्रूव नहीं कर सकते, आप एसोसिएशन जरूर बता सकते हैं, कोरिलेशन जरूर बता सकते हैं दो चीजों का। इसको हमने कहा कि दिस दिस इज एन एस्टिमेटेड रिस्क नॉट ट्रू रिस्क। और कंट्रोल की सिलेक्शन, तो कंट्रोल आप कितना अच्छा या कितना बेकार सिलेक्ट करते हैं, दैट आल्सो अफेक्ट्स योर स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी आपको कब सिलेक्ट करनी चाहिए, जब डिजीज टू रेयर हो या टू सडन हो। तो आपके पास दूसरा कोई तरीका बचता ही नहीं है उसे स्टडी करने का, ऑब्वियसली आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। जब मेडिकल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो दैट स्टडी विल बी कॉल्ड केस कंट्रोल स्टडीज, ठीक है, जो मोस्टली
आप वार्ड्स वगैरह में और इमरजेंसी में पेशेंट्स आपके पास बीमारी लेके आते हैं ना, आपको ये तो नहीं कहते कि बीमारी होगी या नहीं होगी, हमें कितने साल बाद होगी, कितना चांस है कि होगी। दोज टाइप ऑफ थिंग्स डज नॉट वर्क इन मेडिकल इमरजेंसीज और वार्ड्स। तो वहाँ पे क्या है, वो आपके पास केस मौजूद है, तो व्हेन द केस इज प्रेजेंट द स्टडी इज केस कंट्रोल्ड स्टडी। सिंपल इज दैट। हमारे पास गालिबन 4 टाइप है। आई हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ स्टडीज, सो नंबर की तरफ तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वी मस्ट एक्सप्लेन देम इन एज इजी वे एज पॉसिबल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या है हमारे पास? इट इज अ हेल्थ स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ सिंगल मोमेंट। आपने एक, जिस तरह आप तस्वीर लेते हैं खड़े लोगों की, तो तस्वीर में आपको पता होता है कि कौन कौन मौजूद है। इसी तरह से किसी खास वक्त पे जब आप किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी बीमारी वगैरह का रुझान देखते हैं, उसका फैलाव देखते हैं, उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं, तो दैट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टडीज कंडक्टेड दीज डेज आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ठीक है, जो कि आम पॉपुलेशन में करंट एग्जैक्ट टाइम पे किसी बीमारी का बर्डन वगैरह एक्चुअल में बताती है, फिर डिजीज बर्डन कितना है, किसी खास पॉपुलेशन में, किसी खास इलाके में कोई बीमारी कितनी प्रिवेल कर रही है। जितनी भी बेटा ये स्टडीज हैं जो कि किसी डिजीज की प्रेवलेंस को बताती हैं, दोज आर बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो आपको स्नैपशॉट में क्लियर होता है कि जी बीमार कौन है और कौन कौन से एक्सपोजर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहले एक्सपोजर आया या पहले बीमारी आई। आगे हम इसमें एक स्टडी को सिंपली डिस्कस भी करेंगे। जिस तरह आपने बचपन में अक्सर एक जो है ना सवाल सुना होगा कि जी दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा, ठीक? तो 110% सेम टाइप ऑफ स्टडीज होती हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, जिनमें आपको कॉज और इफेक्ट के बारे में क्लियर नहीं होता कि पहले कॉज आया या पहले इफेक्ट आया। जबकि आपको पता है कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और कोहॉर्ट्स वगैरह इसको बखूबी जवाब देती हैं कॉज इफेक्ट्स वगैरह के हवाले से। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में इट इज कंप्लीटली एम्बिगुअस, आप नहीं बता सकते कि व्हाट केम फर्स्ट। बहरहाल इसमें डिजीज बर्डन के हवाले से बताया जाता है और एसोसिएशंस को आप स्पॉट करते हैं क्विकली, जिसमें कि एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि हाउ मेनी पीपल हैव डिप्रेशन राइट नाउ। अब कितने लोगों को अभी डिप्रेशन है? तो शायद 100 लोग खड़ा करें हाथ। और अगर उनसे पूछा जाए कि उन्हें डिप्रेशन क्यों है, तो हो सकता है कि वो कहें हमारे काम की वजह से, ठीक? तो हमने एसोसिएशन बता दीजिए। डिजीज क्या थी हमारे पास? डिप्रेशन। एसोसिएशन क्या थी? कोई कहेगा स्टडी की वजह से, कोई कहेगा काम की वजह से। तो अब इसमें हम क्लियर नहीं होंगे कि ये बंदा पहले डिप्रेस था और इसने काम शुरू किया, या इसने काम शुरू किया और काम की वजह से डिप्रेस हुआ। इस चीज का पता नहीं होगा हमें। यहाँ पे इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इसका लिंक कर दिया है कि जी अब ये बंदा बेरोजगार रह रहे के बेचारा डिप्रेस हो गया है, या ये बेचारा डिप्रेस्ड था जिसकी वजह से ये कोई रोजगार ढूंढ ही नहीं पाया। तो ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, जिसमें आप कॉज और इफेक्ट दोनों मालूम तो होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कौन किसकी वजह से है एक्चुअली। ठीक है जी। तो दीज टाइप ऑफ स्टडीज आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। सिंपली 1000, 2000, 10,000, 50,000 लोगों का आपने सैंपल लिया, तो यू पिक का पॉपुलेशन। उसके बाद सबसे एक ही साथ में क्वेश्चनेयर वगैरह, जिस तरह आप लोग मेडिकल स्टडीज में मोस्टली अपने फिल करते हैं, जो अपने साइनॉप्सिस वगैरह लिखते हैं वार्ड में लोगों से या स्कूल कॉलेजेस में लोगों से, आप क्वेश्चनेयर्स फिल कराते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मीडिया के असरात आपने देखने हैं, या आपने स्क्रीन टाइम का और सर दर्द का, डिप्रेशन का ताल्लुक देखना है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द क्वेश्चनियर्स या इंटरव्यूज वगैरह। तो सबसे बेस्ट इसमें जो डेटा कलेक्शन की टेक्निक है वो यही होती है। तो बहरहाल आप एक ही साथ सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि आपने डिजीज स्टेटस भी रिकॉर्ड कर लिया कि जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है,
और आपने एक्सपोजर को भी रिकॉर्ड कर लेना है कि अच्छा जी 100 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर तो है, लेकिन इनमें से कितने लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग ऐसे उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो किसी का बीपी स्ट्रेस की वजह से होगा, किसी का बीपी साल्ट इंटेक की वजह से होगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जी किसको ये हाई ब्लड प्रेशर का मसला किस वजह से है। प्रेवलेंस देखने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अगर आपने 1,000 पेशेंट्स लिए हैं और उनमें 600 लोगों को फॉर एग्जांपल ये मसला है, केसेस बीमारी 600 लोगों को है, तो व्हाट यू विल डू कि यू विल सिंपली डिवाइड 600 बाय 1000। ठीक है, तो आपको आपकी प्रेवलेंस मिल जाएगी। लिंक्स की तरफ इसमें हमारा ध्यान लाजमी होता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी हमारे पास केस ऑलरेडी मौजूद होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, 500 एम्प्लॉयज़ आपने किसी टेक कंपनी पे जो है वो लिए हैं, उनसे क्वेश्चनेयर फिल कराया है कि जी कितने लोगों को सर दर्द है। ठीक है, तो उसका आपको क्वेश्चनेयर पे जवाब मिल जाएगा। एक्सपोजर के बारे में भी तो हर कोई अपने स्ट्रेस का लेवल आपको खुद ही बता देगा। जाहिर है आप तो नहीं है स्ट्रेस को मेजर कर सकते ना, तो बंदा खुद बताएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको 45 लोगों ने कहा कि जी हमें हेडेक है, 55 लोगों ने कहा कि हमें नहीं है, हाई हेडेक नहीं है। तो हाई हेडेक कितना हुआ, 45%। और जो है सॉरी स्ट्रेस, लो स्ट्रेस में आपको 10 लोगों ने कहा कि जी हमें हेडेक है और 90 ने कहा कि नहीं है, तो उसका प्रेवलेंस कितना हो गया, 10%। सॉरी। अब यहाँ पे मसला क्या है, देखिए ये एक जुमला आपको ये क्लियर कट एक्सप्लेन कर देगा इस तरह की जो स्टडीज होती हैं हमारे पास। वी डोंट नो इफ स्ट्रेस caused headaches और headaches caused स्ट्रेस। ये है असल जुमला। ठीक है, जो इस पूरी स्टडी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि एक है कॉज बेटा और एक है इफेक्ट। अब हमें ये नहीं पता कि दोनों में से पहला कौन आया। इस बंदे को ये स्ट्रेस था जिसकी वजह से इसको सर दर्द शुरू हो गया है, या इसको काम करते हुए सर दर्द शुरू हुआ जिसकी वजह से ये स्ट्रेस्ड हो गया है। ये एक बड़ा कॉमन इशू है इन स्टडीज में। की फीचर्स इज ए स्नैपशॉट, एक करंट टाइम पे, एक करंट पॉपुलेशन के अंदर प्रेवलेंस के बारे में बताता है। वेरी फास्ट एंड चीप प्रेवलेंस के बारे में बताता है। नो टेम्परलिटी, टेम्परलिटी कोई नहीं है, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी यही है। ठीक है, ये एक्सपोजर और डिजीज़ या डिजीज़ एक्सपोजर वगैरह इन चीज़ों से नाशना है, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़ीरो एक्सप्लेनेशन देता है। प्रोज एंड कॉन्स, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए अच्छा है। हिडन एपिडेमिक्स आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्वेज लैब्स वगैरह और ये डेटा यूज़ करके आप जो है अपनी फाइंडिंग्स तक पहुंच सकते हैं। कौन मसले क्या हैं जी, चिकन और एग वाला ही प्रॉब्लम है कि पॉवर्टी की वजह से डिप्रेशन हुई या डिप्रेशन की वजह से पॉवर्टी हुई। सर्वाइवरशिप बायस है, इसमें हमसे वो लोग मिस हो जाते हैं जो कि किसी मसले की वजह से मर चुके हैं। अब मरे हुए बंदे का हमें क्या पता किस वजह से मरा। ठीक है, तो जो मर गया उसको ना हम इंटरव्यू कर सकते हैं ना क्वेश्चन एयर फिल करा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारी स्टडी से बाहर रह जाएंगे। तो एसोसिएशन और काजेशन, ये इसका बड़ा मसला आता है इसमें। ठीक है जी बेटा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको कब सेलेक्ट करनी चाहिए, डू आई नीड फास्ट आंसर्स अबाउट डिजीज बर्डन और पॉपुलेशन लिंक्स। सिंपल, अगर डिजीज़ ऑलरेडी मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा है, और आपको उसके बारे में जल्द से जल्द मालूमात चाहिए, तो यू विल गो फॉर अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अगर मैं कहूँ कि सबसे लंबे दौरानिए तक चलती है तो गलत नहीं होगा। और इसमें हम एक ही ग्रुप को रिपीटेडली ट्रैक करते रहते हैं ओवर इयर्स और डिकेड्स, और देखते हैं कि उनकी हेल्थ किस तरह से चेंज हो रही है। ये एक हेल्थ डायरी की तरह काम करती है जो कि पूरी ज़िंदगी लोगों को फॉलो करती रहती है। क्यों चाहिए हमें, हम समझना चाहते हैं कि एक बीमारी शुरू किस तरह हुई, फिर एज के साथ साथ वो प्रोग्रेस किस तरह से करती है, और फिर किन फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल्स की वजह से या किन मेडिकेशंस की वजह से, किन हैबिट्स की वजह से, किन हैबिट्स की वजह से वो फिर रिजॉल्व हो जाती है वक्त के साथ साथ।
ये सारी डिटेल्स अगर हम समझना चाहते हैं तो वी विल हैव टू गो फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड देयर इज़ नो एनी अदर बेटर ऑप्शन देन दिस। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि चाइल्डहुड हैबिट्स जो है वो एडल्ट हार्ट डिजीज़ काज करने में किरदार है उनका, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे ही सिलेक्ट करेंगे इस पॉपुलेशन में। उन बच्चों को फिर आप चाइल्डहुड से जो है क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। और ऑब्जर्व करते करते उनको डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे, एक एक साल के बाद, दो दो साल के बाद, छः छः माह के बाद आप जो है इनका डेटा कलेक्ट करते रहेंगे, इनके रूटीन चेकअप्स करते रहेंगे। और फिर आप इन फ्यूचर जाके जब वो एडल्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि उन बचपन की आदतों का इनके दिल के ऊपर जो है कार्डियक हेल्थ वगैरह के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं, कोई दिल की बीमारियां हो रही हैं या नहीं। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टडीज़ होती हैं। आप एक ग्रुप को रिक्रूट करते हैं बेटा, उसके बाद उनकी रिपीटेड चेक्स करते हैं एवरी 2 इयर्स। ठीक है। उसके बाद आप इनकी जो है चेंजेस को ट्रैक करते हैं, एक्सपोजर, उनकी डाइट्स, उनका जॉब, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, उनकी नींद, उनका उठना बैठना जागना, हर एक चीज़। आउटकम्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर हुआ, कैंसर हुआ, मेमोरी डिक्लाइन हुआ। जिस तरह से हमारी कोहॉर्ट के अंदर हमें एक ही स्टडी में मल्टीपल आउटकम्स मिल रहे थे, हम मल्टीपल पैरामीटर्स को एक साथ स्टडी कर सक रहे थे, एग्जैक्ट उसी तरह बेटा ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं इनमें भी हम एक टाइम पे मल्टीपल जो हैं वो आउटकम्स या मल्टीपल फैक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि क्या स्क्रीन टाइम जो है ज़्यादा वो बच्चों के दिमाग को पे असरअंदाज होता है। अब आपने क्या करना है, 500 बच्चे लिए 5 साल उम्र के, आपने 5 साल की उम्र से ही सर्वे स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर आप पेरेंट्स से पूछेंगे, ज़ाहिर है 5 साल का बच्चा तो आपको नहीं बताएगा, आप देखेंगे उनका स्क्रीन टाइम कितना है। 10 साल पे पहुंचे वो, तो आप साल साल बाद या दो दो साल बाद आप जो है ना इनसे वो कर रहे हैं, चेकअप्स कर रहे हैं इनके। ठीक है। रूटीन चेक्स हो रहे हैं इनके। अटेंशन स्पेन आप देखते हैं और फिर स्क्रीन टाइम देखते हैं उनका। ठीक है कि ये कितना अटेंशन देते हैं, कितना स्क्रीन टाइम है इनका। फिर आप इनके ज़ाहिर है ब्रेन इमेजिंग वगैरह भी करेंगे, ब्रेन के स्कैन्स लेंगे, आप दिमाग का साइज़ भी देखेंगे, उसका जो उसकी डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कौन सा हिस्सा फॉर एग्जांपल ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन सा श्रिंक कर रहा है वगैरह वगैरह। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स आई अज्यूम, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि ब्रेन स्कैन में आप क्या क्या देखते हैं। फिर आपने ज़ाहिर है उनके ग्रेड्स वगैरह भी देखने हैं। ठीक है। तो अगर असर हो तो होना तो यही चाहिए, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस के जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनके ग्रेड्स कम होने चाहिए, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक नहीं होनी चाहिए वगैरह। तो वो उनके स्क्रीन टाइम के साथ साथ आप मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं कि जो बंदा दिन में 4 घंटे से ज़्यादा, जो बचपन में जिसका स्क्रीन टाइम हो, तो वो 30% उसकी अटेंशन कम होती है बाय द एज ऑफ 10। और 2% या दो सॉरी 2 टाइम्स मोर उसका जो है ना चांस है कि उसके अंदर एडीएचडी होगा एट द एज ऑफ 15। तो कंक्लूजन क्या है आपके पास, हाई स्क्रीन टाइम प्रीसीड्स अटेंशन इश्यूज एंड पॉसिबल, जो कि इसका पॉसिबल काज हो सकता है, यानी कि अटेंशन इशू का जो स्क्रीन टाइम है वो वजह हो सकती है। तो 15 साल या 20 साल की आप ये स्टडी करते रहे और रूटीन में साथ चेकअप्स भी करते रहे। तो इंडीड इट इज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क। और यहाँ पे अगेन बिलियंस और मिलियंस आपका पैसा भी खर्च होगा, और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और साथ ही साथ आपके ड्रॉप आउट्स का तादाद भी ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपके टेस्ट एक्चुअल में वो इम्प्रूव कर ही ना रहे हो सकता है कि वो आप जो रूटीन में उनके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो चेकअप कंडक्ट कर रहे हैं, वो उसी को बाईपास करने में माहिर हो जाएं और आपको गलत रिजल्ट्स मिलने लग जाएं और एक्चुअल रिजल्ट्स वैसे हो ही ना। तो ये एक इशू यहाँ पे आता है। रिपीटेड मेजर्स हैं, लाइफ स्टेज इंसाइट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन है, यानी फ्यूचर में अगेन आपको आगे जाके ये रिजल्ट्स देगा। और रिच डेटा, डेटा बहुत ज़्यादा आपके पास आता है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल सोचा ना 50 साल तक आप हर साल किसी का डेटा कलेक्ट करें, उसके ब्लड टेस्ट, उसकी फॉर एग्जांपल साइक के इंटरव्यूज़ वगैरह वगैरह, तो वो कितना बड़ा एक डेटा होगा आपके पास। तो यू कैन इमेजिन दैट बाय योरसेल्फ। प्रोज एंड कॉन्स,
हिडन पैटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो पहले पता नहीं होती, वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन वाली स्टडीज़ में पता। फॉर एग्जांपल आपको है कि अच्छा, स्क्रीन टाइम जो है वो अटेंशन को किल करता है, लेकिन वो बंदा एडल्ट होने के बाद जिम जाने लग जाए, एक्सरसाइज भी करने लग जाए, और उसका जिम या एक्सरसाइज जो है वो उसके स्क्रीन टाइम के इफेक्ट को किल करे, और वो एक्चुअल में हेल्दी रहे सारी ज़िंदगी। तो अब आपको एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गया कि एक्सरसाइज है सम पार्ट टू प्ले इन दी अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये अटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट जो आपका टेस्ट है। तो इस तरह के जो हिडन पैटर्न्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबल है, सेपरेट काजेज और इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छे से एक दूसरे से सेपरेट करता है, ना कि हमारे केस स्टडीज़ की तरह के जिसमें हम बता ही ना सकें कि काज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है जी। लेकिन अगेन, डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट, एट्रिशन है, पीपल मूव कर जाते हैं, वो क्विट कर जाते हैं, मर जाते हैं, डेटा कम होता जाता है। फिर प्रैक्टिस इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट वगैरह देने में इतने बेहतरीन हो जाते हैं कि आपको फेक डेटा मिलने लग जाता है, और जनरेशन गैप्स भी आ जाता है। तो बदलते वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है वो हालात भी बदलते रहते हैं, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, तो पुरानी स्टडीज़, पुरानी फाइंडिंग्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी आपको कब सिलेक्ट करनी चाहिए? अगेन सिंपल सा सवाल है कि अगर आपने देखना है कि किस तरह हेल्थ जो है वो एक लाइफ टाइम के अंदर चेंज होती है, तो बहुत लंबा दौरानिया है, मरते दम तक का दौरानिया है, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की तरफ जाएंगे। द लास्ट वन है, आई विल गो थ्रू दिस अ लिटिल बिट इन स्पीड, ठीक है, विच इज़ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। मेडिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं और ओल्ड रिकॉर्ड्स में डिगिंग करते हैं। इस तरह की केस स्टडीज थी। So, like a detective reviewing past clues to find what caused a disease. सिंपल रिसर्च क्वेश्चंस को जल्दी में अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर आइडियल स्टडी डिज़ाइन। मिसाल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं कि जी जो कोविड पेशेंट्स थे, क्या उनको सीवियर वर्स्ट आउटकम्स क्यों आए, क्या उनमें विटामिन डी की कमी थी, यानी कोविड होने से पहले क्या उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती थी, इस वजह से वर्स्ट आउटकम्स आए उनके अंदर, यानी कोविड ने उन्हें बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। ठीक, तो अब आप उनकी पुरानी स्टडीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, वो पुरानी स्टडीज़ आपको हो सकता है रिजल्ट्स दे दें कुछ खास। इस तरह यहाँ पे है, अपने डिजीज़ आउटकम को आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में पुराना से पुराना डेटा सारा कलेक्ट किया, कंट्रोल्स अगर ज़रूरत थी तो आपने देख लिए, और फिर एक्सपोजर्स को आपने कंपेयर कर लिया। सिंपल सी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। स्टेटिन्स हैं जो कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की होती हैं, तो क्या वो अल्जाइमर को रिड्यूस करती हैं? 10,000 पेशेंट्स का आपने हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लिया, 10 साल का रिकॉर्ड था, आप बैठ के उसी रिकॉर्ड को बस छानते रहे, छानते रहे, छानते रहे, फिर आपने देखा जी वो लोग जो स्टेटिन्स लेते थे उसमें से 100 लोगों को जो है वो क्या हुआ जी, 100 लोगों को अल्जाइमर हुआ, और कंट्रोल ग्रुप में 200 लोगों को हुआ था। तो आपका फाइंडिंग बहुत सिंपल है। देखें कि आपका वो लोग जो ये कोलेस्ट्रॉल वाली ड्रग ले रहे थे उसमें सिर्फ 20% लोगों को हुआ है, जो नहीं ले रहे उनमें 40% लोगों को हुआ है। तो आपकी कंक्लूजन सिंपल है कि जो स्टेटिन्स है वो 50% लोअर अल्जाइमर रिस्क है, यानी उनके अंदर अल्जाइमर होने के चांसेस कम है। की फीचर्स, बैकवर्ड डिज़ाइन, अगेन पास्ट में जाते हैं, आप पास्ट डेटा को स्टडी करते हैं। स्पीडी है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आप सिंपली उससे गो थ्रू करते हैं। डेटा लेकिन होता काफ़ी ज़्यादा है, न्यू डेटा आपके पास कोई नहीं आता। प्रोज एंड कॉन्स, लाइटनिंग फास्ट आंसर्स मिलते हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, रेयर आउटकम्स के लिए आइडियल है, लेकिन मिसिंग डेटा हो सकता है आपके पास, ठीक है, किसी ने रिकॉर्ड ही ना किया हो। रिकॉल बायस हो सकता है आपके पेशेंट्स वगैरह को वो याद ही ना हो, ठीक है, कि उनके कौन कौन से टेस्ट हुए थे या क्या हुआ था। कंफाउंडिंग आपके पास हो सकती है, ठीक है, जो हिडन फैक्टर्स जिनको हम कह रहे थे, हो सकता है कोई कॉजलिटी ही आपके पास ना है, कोई एक्चुअल एग्जैक्ट काज आपको मिले ही ना, सिर्फ एसोसिएशन मिले आपको। किन की तरह? आपकी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ या केस केस स्टडीज़ हैं, सॉरी, उनकी तरह। आपको कब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़, अगर आपको क्विक आंसर्स चाहिए, क्विक इंसाइट्स चाहिए,
ऑलरेडी अवेलेबल रियल वर्ल्ड डेटा से, तो आपको ये स्टडी सिलेक्ट करनी। ये है हमारे पास रीकैप, जिसमें तमाम जो डिज़ाइंस हैं उनकी टाइमलाइन को डिस्कस किया है, और किस लिए वो बेस्ट हैं उसे, और उनकी स्पीड। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ वी विल एंड द लेक्चर and we will move towards the question answers if you have any. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो दे ज्वाइन बट देन दे immediately leave the lecture. तो खैर, these lectures are also available to you on YouTube. आप वहाँ से भी इनको गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो लोग ये संग खान, हुमा, अब्दुलरहमान, आप लोग तो स्टार्ट से ही लेक्चर का हिस्सा हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और ये लेक्चर आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल रहा होगा। आई विल ट्राई कि इन पावर पॉइंट स्लाइड्स को भी आपके लिए मैं यहीं जूम के अंदर जो है वो अपलोड कर दूं, सो दैट यू कैन गो थ्रू देम वेन एवर यू वांट। और साथ ही साथ लेक्चर्स भी एज सुन एज पॉसिबल वो यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाए। आप केस कंट्रोल स्टडी के लिए कितना पे करना होगा आपको? देखें, केस कंट्रोल स्टडी के लिए समझा नहीं, किसको पे करना पड़ेगा आपको? केस कंट्रोल स्टडीज़ में तो केस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमने मिसाल ली कि जी आपके पास फूड पॉइजनिंग वाले केसेस काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो अब केसेस तो आपके सामने हैं। किसको पे करने के लिए? सॉरी, आई आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। अगर आप बता सके तो। एक सेकंड, सॉरी, हाँ मुझे। अच्छा जी, अगर आपने ये काम पब्लिश करना हो जी, तो पब्लिकेशन के लिए तो सिंपली जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं, तो वो जो है ना आपका होगा कि उसकी फ़ी कितनी है। हाँ जी, जिस जर्नल की फ़ी पे डिपेंड करेगा बेटा, कि जिधर आपने जमा करना है वो कितना है। एनी अदर क्वेश्चन? चले, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।